आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के वाणिज्य विषय के व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण अध्याय के बारे में। मैं गौरव शर्मा, स्टार पेपर मिल, सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज सहारनपुर से प्रवक्ता। मैं आज बात करने वाला हूं व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में। हमने इससे पहले अध्याय में हमने समझा था कि व्यापारिक बैंक क्या होते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में कमर्शियल बैंक भी कहते हैं। वे बैंक जो सामान्यतः हम जिसमें अपने खाते खोल सकते हैं, वे बैंक जो व्यापारियों को, सामान्य जनता को और उसके अलावा जो और भी उद्योगपति होते हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करता है और उनके अतिरिक्त धन को जमा करता है, उसे कमर्शियल बैंक और हिंदी में व्यापारिक बैंक कहते हैं। लेकिन आज जो हमारा विषय है वो है व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण। आइए देखते हैं राष्ट्रीयकरण क्या होता है, क्योंकि बैंकों का राष्ट्रीयकरण समझना है तो आपको पहले राष्ट्रीयकरण समझना होगा। जी, अगर मैं बात करूँ राष्ट्रीयकरण की, तो जब सरकार किसी व्यापार अथवा उद्योग के स्वामित्व को स्वयं ग्रहण कर लेती है और इस कार्य को राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। जी हाँ, मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उस कंपनी को अभी तक वो कंपनी का मालिक कोई और थे, लेकिन सरकार उस कंपनी को अपने नाम कर लेती है, यानी कि सरकार के नाम से वो कंपनी चलती है, तो उसको हम राष्ट्रीयकरण कहेंगे। ऐसी स्थिति में उस कंपनी के ऊपर सरकार का आधिपत्य हो जाता है, सरकार उसे मैनेज करती है और सरकार ही उसकी स्वामी होती है। जी हाँ, उसका संचालन भी सरकार करती है और व्यापार भी उसे सरकार करती है, तो उसके बाद व्यापार का संचालन सरकार द्वारा ही किया जाता है। तो जब भी कोई ऐसी संस्था होगी, कोई ऐसी कंपनी होगी या कोई ऐसी लेन देन होगी, तो उन सबको जो भी सरकार उनको ग्रहण करेगी, उनका स्वामित्व, तो उसको हम राष्ट्रीयकरण कहेंगे। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम 19 जुलाई 1969 को 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसके बाद 15 अप्रैल 1980 को 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ऐसे 20 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और इनमें से एक बैंक जिसका नाम था न्यू बैंक ऑफ इंडिया, वो बैंक 1993 में वो असफल होने के कारण उसको पंजाब नेशनल बैंक में मिला दिया गया। इसीलिए आप बच्चों थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझते हैं। आप जब कभी पता करोगे पंजाब नेशनल बैंक के बारे में, तो वहाँ का अकाउंट नंबर, जी हाँ, सबसे बड़ा 16 डिजिट का होता है, जबकि सभी बैंकों के अकाउंट नंबर 11 डिजिट के होते हैं। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ के कस्टमर बहुत ज़्यादा हैं। पंजाब नेशनल बैंक के पास अपने भी कस्टमर हैं और पंजाब नेशनल बैंक के पास दूसरे बैंक यानी कि न्यू बैंक ऑफ इंडिया के भी कस्टमर हैं। आज हम इस अध्याय में क्या क्या जानेंगे। भारत में प्रथम 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण के बारे में पढ़ेंगे। हम पुनः जो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण है उसके बारे में पढ़ेंगे। व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य और पक्ष में तर्क, विपक्ष में तर्क और राष्ट्रीयकरण की सफलताएं और असफलताएं, और लास्ट में लीड बैंक योजना। ऐसे सारे टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं, तो पूरा देखिएगा इस अध्याय को समझने के लिए। और आप कुछ नोट भी कर सकते हैं, जो आपके काम की बात है, जो आप नोट करने की आपकी इच्छा है तो आप नोट करें, जिससे कि आपके एक अच्छी तैयारी हो सके। जी हाँ, आप देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पे शेड्यूल दिया हुआ है, बैंक के नाम भी दिए हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत में प्रथम 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो आप सभी जानते हैं, जी आप सभी जानते हैं, भारत में सबसे पहले 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जो अचानक से ही हुआ था। उस समय उस समय की जो प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी जी, उन्होंने एक अध्यादेश जारी करके, भारत सरकार ने उन्होंने अध्यादेश जारी करके ऐसे 14 बड़े बैंक ऐसे 14 बड़े बैंक जिनकी कैपिटल यानी कि पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी या 50 करोड़ थी, ऐसे बैंकों को अपने अधिकार में ले लिया। ऐसे 14 बड़े बैंकों को अपने अधिकार में लेकर उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब यहाँ पर बच्चों के मन में एक सवाल होगा कि अगर सरकार बैंकों को राष्ट्रीयकरण करती है, यानी कि उन बैंकों को अपने अधिकार में लेती है, तो वो बैंक जिनके होंगे उनके साथ क्या हुआ? उनको तो नुकसान हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। जब किसी कंपनी को, किसी संस्था को, किसी बैंक को सरकार राष्ट्रीयकरण करती है, नेशनलाइज कहते हैं इंग्लिश में, नेशनलाइजेशन करती है, सो उस दशा में जो उसके स्वामी होते हैं उनको मुआवजा दिया जाता है, कंपनसेशन दिया जाता है, और साथ में जो भी कर्मचारी वहाँ पर कार्यरत होते हैं सब सरकारी हो जाते हैं। सो ऐसी पूरी प्रक्रिया रहती है।
तो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अध्यादेश को बाद में संसद में कानूनी रूप दे दिया गया। तो संसद में बाद में इसको कानूनी रूप दे दिया गया। देखिए जब कोई जी हाँ, जब कोई बड़ा काम और अचानक से कोई काम करना होता है तो देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्य के जी हाँ राज्यपाल के पास एक अधिकार होता है अध्यादेश का, जिसे हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। सो वो अध्यादेश लाकर कोई भी नया नियम लगा सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं। भारत में जो बड़े बैंक थे उनमें से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, केनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, जो भी नाम बदल चुका है अब जानते हैं आप, और इंडिया बैंक। ऐसे इसे हम इंडियन बैंक भी बोल देते हैं। इन बैंकों को उस समय ये 14 बैंक थे, लेकिन आज की जानकारी मैं आपको दे दूं बच्चों कि आज इनमें से अधिकांश बैंकों का विलय दूसरे बैंक में कर दिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं जो इलाहाबाद बैंक है ये अब इंडियन बैंक है, इसको अब इंडियन बैंक बना दिया गया है। ऐसे ही बहुत ऐसे बैंक जिनमें खाता धारक कम थे उन बैंकों को अन्य बैंकों में मिला दिया गया है। ऐसे मिलाकर कम बैंक हो गए हैं, लेकिन उसका वास्तविक आंकड़ा भी नहीं है। तो चूंकि आपकी पुस्तकों में इसी का ही वर्णन है तो आपके एग्ज़ाम में ऐसा ही पूछा जाएगा। लेकिन मैं आपको अपडेट रहने के लिए जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जी आपकी जानकारी के लिए ये मैं बता दूँगा आपको। चलिए तो आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। पुनः जो 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 15 अप्रैल 1980 को, आप देख सकते हैं पहले यहाँ पर 19 जुलाई 1969 को, और ठीक उसके 11 साल बाद 1980 को भारत सरकार ने एक अध्यादेश जारी करके 6 अन्य निजी बैंकों को भी क्या कर दिया, अपने अधिकार में ले लिया। ये कौन से बैंक थे? जिनकी पूंजी 200 करोड़ से अधिक थी, यानी कि ऐसे बैंक जिनकी पूंजी 200 करोड़ से अधिक थी, ऐसे बैंकों को सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया। इन 6 बैंकों के नाम इस प्रकार हैं: आंध्र बैंक, पंजाब बैंक, सिंध बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो ये 6 बड़े बैंक थे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इनके जी हाँ मैं आपका पिक्चर्स भी यहाँ पर दिखा रखी है, जो 6 बड़े बैंक थे अलग अलग। तो ये जो लिखा हुआ है नीचे 15 अप्रैल 1980 को, ये 5 बैंक इसलिए क्योंकि इनमें से एक बैंक जो था उसका विलय हो गया था पंजाब नेशनल बैंक में। तो वर्तमान का मतलब है बाद में ये बैंक 19 बड़े बैंक ही रहे जो कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की श्रेणी में आया करते थे। जी हाँ, चलिए बात करते हैं आगे। भारत में 14 बड़े बैंकों के बारे में बताया, 6 बड़े बैंकों के बारे में बताया। तो ऐसे करके 20 बड़े बैंक हुए और उनमें से एक बैंक का विलय हुआ और 19 बड़े बैंक जो कार्यरत हैं। व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया, क्या इसके पीछे उद्देश्य है? तो नीचे देखिए आपको वो अखबार की वो कटिंग, न्यूज़पेपर की वो कटिंग भी मैंने यहाँ पर लगाई हुई है, जो उस समय जी हाँ जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जो किया था उसके न्यूज़पेपर में जो छपा था। आप देख सकते हैं उस समय की कि 14 टॉप बैंक आर नेशनलाइज, ऑर्डिनेंस फॉलो। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये कैबिनेट डिसीजन। तो ये आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, ये कहीं से मुझे अरेंज हुआ और मैंने आपको प्रोवाइड कराया। व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के जो उद्देश्य हैं, पहले हम उद्देश्यों के बारे में पढ़ते हैं। पहला उद्देश्य है बैंकिंग सुविधाओं का संतुलित विकास। अब आप समझिए ध्यान से, जी हाँ आप समझिए ध्यान से कि हो क्या रहा था कि प्राइवेट बैंक, देखिए चूंकि वो प्राइवेट बैंक थे तो वो अपने फ़ायदे के लिए चलते थे। जी हाँ, अपने फ़ायदे के लिए चलते थे। और उसमें होता क्या था कि जब वो बैंक, जी हाँ ध्यान से समझेंगे, जब एक व्यापारिक बैंक चलता था वो प्राइवेट बैंक होता था और उन्हें जहाँ पर लाभ अधिक मिलता था वो वहाँ से ही व्यवसाय करते थे। तो सरकार को ये रणनीति अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ऐसे में जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो निर्धन वर्ग के लोग हैं, जो ज़रूरत वाले लोग हैं, जैसे कि किसान, उस समय किसानों की बहुत ज़्यादा आवश्यकताएं थी, और जो उद्योगपति हैं या जो गरीब लोग हैं उनकी आवश्यकताओं के लिए बैंक नहीं थे। तो सरकार ने बैंकिंग सुविधाओं का संतुलित विकास करने के लिए इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिससे कि हर जगह ज़रूरत के हिसाब से बैंक रहे जा सकें और वो जिनको आवश्यकता है उनको अपनी सहायता प्रदान करें। अगली बात आती है प्राथमिक क्षेत्र को अधिक साख। जी हाँ, ये साख लिखा हुआ है, ये साख है एक्चुअल में। प्राथमिक क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक क्षेत्र होते हैं जैसे कि उद्योग,
उद्योग ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कोई प्रोडक्शन होता है, वस्तु बनती है, फिर वो वस्तु बाजार में आती है और हम उसे खरीदते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र वो क्षेत्र हैं जहाँ पर सबसे पहले ज़रूरत होती है, जैसे कि ऋण, जिन्हें ऋण की आवश्यकता है उनके लिए या और सबके लिए, तो उनके लिए धन ज़रूरी था और ये बैंक उनको सहायता नहीं कर रहे थे। तो ऐसे में सरकार ने, जी हाँ, प्राथमिक क्षेत्र वालों आवश्यकता की पूर्ति के लिए इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। अगली बात करते हैं राष्ट्रीय बचत में वृद्धि। अब देखिए, जब बैंक सरकारी होंगे तो जो आय होगी, जो रेवेन्यू होगा वो सरकार का होगा। जब वो प्राइवेट होंगे यानी कि निजी होंगे तो ऐसे में सरकार को अधिक लाभ नहीं होगा। तो सरकार ने इनको अपने अधिकार में लिया जिससे कि जो अधिकतम लाभ हो वो सरकार का हो और सरकार उन्हें सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में लगा सके। तो राष्ट्रीय बचत में वृद्धि होगी। जी हाँ, जब सरकार बैंकों का अपने हिसाब से चलाएगी तो लोगों के अंदर बचत की भावना जागृत होगी, जिससे धन बढ़ेगा और लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो पाएंगी और बचत भी होगी। और जब एक व्यक्ति की बचत होगी तो पूरे राष्ट्र की बचत होगी, जिसे हम राष्ट्रीय बचत में वृद्धि कह सकते हैं। उपेक्षित क्षेत्रों का विकास। हो क्या रहा था कि जब ये बैंक निजी थे तो ये उन क्षेत्रों को ऋण प्रदान कर रहे थे जिनको इतनी आवश्यकता नहीं है, बल्कि जिन क्षेत्रों को इतनी आवश्यकता है, जैसे कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है, तो खेती के लिए किसानों को उनकी फसल के लिए, सिंचाई के लिए, यंत्र खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है और ये बैंक उन्हें धन प्रदान नहीं कर रहे थे। अगर कर रहे थे तो ऊंची दर पर धन प्रदान किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय बचत में वृद्धि के बाद उपेक्षित क्षेत्रों का विकास करने के लिए सरकार यहाँ पर, जी हाँ, सरकार यहाँ पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए तैयार हुई, ताकि जिन क्षेत्रों में विकास की आवश्यकताएं हैं उन क्षेत्रों में विकास किया जा सके। बात करते हैं आगे, विकास के लिए वित्त। वित्त मैंने होता है फिनेंस यानी कि धन। अब सरकार को विकास के लिए धन की आवश्यकता होगी और धन मिलेगा बैंक से। तो ये बैंक अगर सरकार के, जी हाँ, बैंक अगर सरकार के नियंत्रण में होंगे तो इन बैंकों के धन का प्रयोग सरकार अपने के लिए कर सकती है, अपने विकास के लिए, देश के विकास के लिए कर सकती है। तो इसलिए इन विकास के लिए वित्त की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए सरकार ने इन व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। साख का राष्ट्रीय हित में प्रयोग। साख मैंने उधार, क्रेडिट। तो जनरली हो क्या रहा था कि निजी बैंक होने के कारण ये सारे बैंक अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपनी धन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन ऐसे क्षेत्र पर धन और ऋण के रूप में प्रदान कर रहे थे जिन्हें इनकी आवश्यकताएं नहीं है और जो अधिक लाभ की दृष्टि से। जबकि सरकार चाहती है कि जो साख है उसे राष्ट्रीय हित में प्रयोग हो, किसी व्यक्तिगत हित में ना हो। तो इसलिए राष्ट्रीय हित में प्रयोग करने के लिए इनका क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। साख मुद्रा पर उचित नियंत्रण। साख मुद्रा आप जानते हैं कि साख मुद्रा में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि चेक आता है, जी हाँ, ड्राफ्ट आता है, अब तो और भी चीज़ें आ गई हैं। तो चेक और ड्राफ्ट पर कंट्रोल रखने के लिए सरकार ने इन पर की उचित नियंत्रण हो सके इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य यही थे। आगे बात करते हैं कि कौन कौन राष्ट्रीयकरण के पक्ष में थे, यानी कि राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तर्क क्या क्या आए। क्योंकि जब बात आई सरकार की, क्योंकि जब सरकार कोई काम करती है किसी देश में तो विरोधी भी हो जाते हैं और जो आपके समर्थन देने वाले हैं वो भी, और जो विरोधी हैं वो भी। तो व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तर्क क्या क्या थे देखेंगे। पक्ष में तर्क, नंबर 1 पक्ष में तर्क, आर्थिक शक्ति के केंद्रीयकरण पर नियंत्रण। देखिए, जो देश की आर्थिक शक्ति यानी कि धन संबंधी शक्ति है उसका केंद्रीय बिंदु सरकार होती है, क्योंकि सरकार को अगर धन अच्छे से मिलेगा तो सरकार उसे आर्थिक विकास में लगा पाएगी, लेकिन जब धन निजी क्षेत्रों में रहेगा तो वो सही दिशा में नहीं लग पाएगा। इसके लिए सरकार ने आर्थिक क्षेत्रों में धन लगाने के लिए, केंद्रीकरण के लिए, नियंत्रण करने के लिए ये पक्ष रखा था। आगे बात करते हैं औद्योगिक एक अधिकार पर प्रतिबंध। जी हाँ, एक औद्योगिक जो है इसमें एक अधिकार आ रहा था, जो अधिकार था इन्हीं निजी क्षेत्रों का, तो उन अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के लिए भी सरकार ने इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। अगली बात आती है प्राकृतिक संसाधनों के विकास हेतु सहायता। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे कि
आपका उर्वरक हैं, खनिज है, लवण है, ठीक है, जड़ी बूटियाँ हैं, ऐसे ही लोहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, जिन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब इनके विकास के लिए सरकार को धन की आवश्यकता थी और विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकता थी, जिसके लिए सरकार जो है वो कहीं ना कहीं व्यापारिक बैंकों का ही अच्छे से प्रयोग कर सकती है। तो इन व्यापारिक बैंकों को सरकार ने जी हाँ राष्ट्रीयकरण किया और प्राकृतिक संसाधनों की पूर्ति के लिए सरकार ने इन बैंकों को इसके पक्ष में तर्क आए कि अगर प्राकृतिक संसाधनों का विकास करना है तो हमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा। फिर एक और तर्क आता है कि व्यापार, उद्योग तथा कृषि को अधिक क्रेडिट, देखिए यानी कि साख देना। हमारे व्यापार, उद्योग और कृषि ये तीन ऐसी कड़ी हैं जो किसी भी देश के आर्थिक विकास में अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। लेकिन हो क्या रहा था कि निजी बैंकों के कारण निजी क्षेत्रों के कारण इन बैंकों का जो अत्यधिक ध्यान था वो उन लोगों पर था जिनसे इन्हें अधिक आय होती है। इसीलिए ये अधिक ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते थे, जिनसे कि किसानों की और व्यापारियों की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही थी। इसलिए सरकार ने इन बैंकों पर नियंत्रण में लिया, जिससे कि न्यूनतम ब्याज दर पर अधिकतम धनराशि ऋण के रूप में प्रदान की जा सके, जिससे कि इन क्षेत्रों का विकास हो। निर्धन वर्ग को अधिक साख सुविधाएं, देखिए निर्धन वर्ग वो लोग जो अपने घर बनाने के लिए, छोटा मोटा रोजगार स्टार्ट करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो साख सुविधाएं यानी कि उधार की सुविधाएं लेते हैं। ऐसी स्थिति में जी हाँ, ऐसी स्थिति में सरकार ने इन बैंकों का जब यहाँ पर निजीकरण को हटाकर इन्हें अपने आधिपत्य में ले लिया, तो उसके बाद निर्धन वर्ग के लोगों को बहुत कम ब्याज दर पर अपने व्यापार चलाने के लिए, निजी आवश्यकताओं के लिए ऋण प्रदान किया गया। नए उपक्रमों को विकास की अवसर, उपक्रम कहते हैं संस्थाओं को या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को। तो नए उपक्रम को विकास के अवसर मिलेंगे, क्योंकि जब सरकार इन्हें अपने आधिपत्य में लेगी तो सरकार इन्हें विभिन्न क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने के लिए कहेगी, साख सुविधाएं प्रदान करने के लिए। तो ऐसे में जो नए उपक्रम स्टार्ट होने हैं, जो लोग अपना व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं, उन्हें नई दिशा मिलेगी और वो इन बैंकों की सहायता से अपने व्यापार को स्टार्ट कर पाएंगे। और बच्चों, आप सभी जानते ही हैं कि जब हम अपने व्यापार को स्टार्ट करते हैं तो उससे देश में आय की वृद्धि होती है और देश में विकास होता है, जिसके लिए हमारे ये बैंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। तो ये भी एक तर्क आया कि नए उपक्रमों को विकास के लिए, नए उपक्रम जब खुलेंगे उनका विकास होगा तो उसके लिए राष्ट्रीयकरण होना ज़रूरी है। फिर आया बैंक साख के अनुत्पादक उपयोग पर रोक। देखिए, बैंक साख दो प्रकार के क्षेत्रों में ऋण देता है बैंक सामान्यतः, एक उत्पादक क्षेत्रों में, एक अनुत्पादक क्षेत्रों में। उत्पादक क्षेत्र होते हैं जैसे कि उद्योगों को देना, विकास की दृष्टि से उन्हें देना जो व्यापार करते हैं, या किसानों को देना। तो उद्योग, व्यापार और कृषि ये तीनों क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बाजार में आती है और हम उन्हें खरीदते हैं। तो यही होते हैं पक्ष में तर्क। यहाँ पर बच्चों, नए उपक्रमों के विकास के लिए और नए बैंक साख के अनुत्पादक, तो जो बैंक सामान्यतः निजी बैंक जो थे वो जो प्रयोग कर रहे थे, ये जो सुविधाएं दे रहे थे साख की, वो अनुत्पादक क्षेत्रों में दे रहे थे, जिससे कि कोई भी प्रोडक्शन या उत्पादन नहीं होता था। तो उस पर रोक लगाई जाए, उस उपयोग पर रोक लगे, ये भी सरकार का एक उद्देश्य था। व्यावसायिक प्रबंध का विकास हो। व्यावसायिक प्रबंध का विकास होने का मतलब है कि जब बैंक सरकारी बैंक हो जाएंगे तो सरकार कहीं ना कहीं उनको व्यावसायिक प्रबंध में भी प्रयोग कर सकती है। बात करते हैं आगे बैंकों के राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में तर्क। चूँकि आप जानते हैं जब पक्षधर होते हैं तो विरोधी भी होते हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण, जी हाँ, बैंकों के राष्ट्रीयकरण की जब बात आई तो उस समय विपक्ष भी कुछ डटे रहे और उनका कहना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। विपक्ष में भी तर्क, जी हाँ, विपक्ष में भी तर्क आए, जैसे सरकारी दूरदर्शिता, यानी कि सरकार जो है वो दूर तक नहीं सोच सकती जो कि निजी क्षेत्र सोच लेगा। ऐसा उनका कहना था कि सरकार इतनी दूर तक नहीं सोच सकती जो कि निजी क्षेत्र सोच सकते हैं। इसीलिए जो दूरदर्शिता है सरकारी, वो कमी है उसकी। फिर आता है निजी क्षेत्र पर बुरा प्रभाव। अगर मान लीजिए, उनका कहना था कि अगर हम निजी क्षेत्र के बैंकों को राष्ट्रीयकरण करते हैं और अपने अधिकार में लेते हैं तो ऐसी दशा में, जी हाँ, निजीकरण करते हैं, वो राष्ट्रीयकरण करते हैं तो निजी क्षेत्रों को ऐसी दशा में जो निजी क्षेत्र है उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। जो देश की जनता है
वो ये सोचेगी कि हम अपना व्यापार क्यों बढ़ाएं, कल को सरकार ने हमारा व्यापार को राष्ट्रीयकरण कर लिया तो हमारा क्या होगा। इसलिए लोग अपने विकास के लिए लोग नए नए व्यापार, नए नए उद्योग, नए नए उपक्रम चालू ही नहीं करेंगे, ऐसा उनका मानना था। राजनीतिक हस्तक्षेप में वृद्धि। आप जानते हैं कि हर देश में पक्षी विपक्षी पार्टियां होती हैं, तो विपक्षी जो पार्टियां थी वो राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगी और बहुत अधिक करने लगी, तो धरने होने लगे। आप जानते हैं हर तरह से, जैसे अभी भी होता है देश में, जब भी कोई नया कानून लाना होता है तो सरकार के विपक्ष में कई लोग खड़े हो जाते हैं, तो वो होता है जिसे हम कह सकते हैं राजनीतिक हस्तक्षेप में वृद्धि। अनावश्यक कदम उठाए गए। अनावश्यक कदम का मतलब है इसे रोकने के लिए और तरीके उठाए गए, और यूएनओ जिसे कहते हैं यूनाइटेड, जी हाँ, नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, वहाँ पर तक भी गए ताकि किसी भी देश की कोई कदम को रोकने के लिए यूएनओ सबसे बड़ा होता है, लेकिन अनावश्यक कदम थे, उनको कदम को रोका गया। प्रतियोगिताओं का अभाव, यानी कि उनका कहना ये था कि कुछ लोगों का ये कहना था कि ये अनावश्यक कदम है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होने का। फिर कहा था कि प्रतियोगिताओं का अभाव हो जाएगा, कंपटीशन नहीं होगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। कार्यकुशलता में कमी आएगी। वो लोग जो निजी क्षेत्र में इस बैंकों को चला रहे हैं वो एक्सपर्ट हैं, उन्हें इसकी नॉलेज है। सरकारी क्षेत्रों में कार्यकुशलता नहीं हो पाएगी। फिर आया कुशल प्रबंधकों का अभाव रहेगा, क्योंकि निजी क्षेत्रों में कंट्रोल अधिक रहता है, तो वहाँ पर निजी क्षेत्रों में अधिक रहता है तो वहाँ पर आराम से हो जाता है। जी हाँ, तो ये सारी बातें निकल कर आई। लेकिन कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ तो कुशल प्रबंधकों का अभाव वास्तव में आज है। ये आप भी जानते हैं कि इन प्राइवेट बैंक आज भी बहुत अधिक गति से तेज से कार्य कर रहे हैं, जबकि सरकारी बैंकों में थोड़ा कार्य धीमी गति से होता है। तो कुशल प्रबंधकों का अभाव अभी भी है। मुआवजे का भुगतान, तो कि मुआवजे का भुगतान कैसे दिया जाएगा, उनका कहना ये था कि ये जो लोग जिनके हम बैंक निजीकरण से राष्ट्रीयकरण करेंगे, इन बैंकों को मुआवजा कैसे दिया जाएगा, कैसे भुगतान किया जाएगा इन बैंकों के मुआवजे का, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा इनको देने के लिए, मुआवजे के लिए। तो ये सारे विरोधी जो थे वो विपक्षी के तर्क आए थे। इसके बाद बात करें बैंकों के राष्ट्रीयकरण की सफलताओं के बारे में, तो बच्चों बैंकों के राष्ट्रीयकरण जब किया गया तो उस पर सफलताएँ भी मिली। ये सफलताएँ कौन सी थी? जी हाँ, पहली सफलता थी बैंकिंग सुविधाओं का तीव्रता से विस्तार। जब सरकार ने, उस समय की तत्कालीन सरकार ने जब इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो इनकी सुविधाओं का तेज़ी से विस्तार किया गया। जिन क्षेत्रों में इनकी आवश्यकताएं थी वहाँ इन्हें भेजा गया, इनका विस्तार किया गया, और धीरे धीरे ये पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में इन बैंकों का विस्तार होता चला गया, बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार भी होता चला गया। जमा राशि में वृद्धि हुई। लोग जो धन जमा कराते थे वो और अत्यधिक धन जमा कराने लगे, अधिक से अधिक धन जमा कराने लगे, तो बैंकों की जमा पूंजी भी बढ़ गई और लोगों को एक भावना जागृत हुई कि धन अपना जोड़ना चाहिए, और अधिकांश धन जब जोड़ेंगे तो उन्हें ही फ़ायदा होगा। तो प्राथमिक क्षेत्र को भी, जी हाँ, प्राथमिक क्षेत्र को ऋण भी दिया, जमा राशि में वृद्धि हुई। अब प्राथमिक क्षेत्र में वही क्षेत्र व्यापार, उद्योग और कृषि, इन सबको ऋण प्रदान किया गया जिससे कि देश के विकास में वृद्धि हो। ऋणों में वृद्धि हुई। सरकार उन ऋण में वृद्धि करने लगी जिनकी इनकी आवश्यकताएं थी, उन्हें आवश्यकता वाले व्यक्तियों को ऋण प्रदान करने लगी, तो ऋणों में वृद्धि हुई। सामान्य व्यक्तियों को सहायता देनी। अब क्या होता था कि जब ये बैंक निजी थे और ये बैंक निजी क्षेत्रों में थे तो सामान्य लोगों को, जी हाँ, सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को आवश्यकताएं उनकी पूरी नहीं हो पाती थी और उन्हें उनकी ज़रूरतों के लिए, आवश्यकताओं के लिए ऋण नहीं मिल पाता था। लेकिन जब बैंक सरकारी हुए यानी कि राष्ट्रीयकृत हुए तो सामान्य व्यक्तियों को सहायता प्रदान की गई। बैंकिंग आदतों, जी हाँ, बैंकिंग आदतों में वृद्धि। आप जानते हैं कि लोगों की आदत पहले बैंकिंग से संबंधित नहीं थी, वो अधिकांश लेन देन रोकड़ में ही किया करते थे। लेकिन जब बैंकिंग आदतों में वृद्धि हुई, जी हाँ, जब बैंकिंग आदतों में धीरे धीरे लोगों का रुझान आता गया, लोगों का विश्वास होता गया कि हमें बैंक में जाना चाहिए, हमें बैंक का प्रयोग करना चाहिए, तो लोग बैंक में अपने खाते खोलने लगे, अत्यधिक धनराशि जमा कराने लगे और लोगों के अंदर बचत की भावना भी जागृत हुई। तो इन आदतों का, बैंकिंग आदतों का विकास हुआ, वरना उससे पहले बैंकिंग आदतों का इतना विकास नहीं था। जब आदतों का विकास हुआ, चेक से लेन देन बढ़ा, ड्राफ्ट से लेन देन बढ़ा, जी हाँ, एक खाते से दूसरे खाते में धनराशि हस्तांतरित हुई, तो आदतों में, जी हाँ, आदतों में वृद्धि हुई। निर्यात को प्रोत्साहन मिला।
जब बैंक इतनी ज़्यादा सुविधाएं प्रदान करने लगे तो लोगों ने विदेशों में निर्यात करना शुरू किया, एक्सपोर्ट करना शुरू किया, जो कि देश की आर्थिक विकास के लिए बहुत बड़ा कदम था। तो निर्यात को भी एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन यहाँ पे मिला, निर्यात को प्रोत्साहन मिला, नई योजनाएं बनी, नई नई योजनाएं सामने आई, राष्ट्रीयकृत बैंकों की असफलताएं भी आई सामने। पहली असफलता कुशलता में कमी। जी हाँ, जब जो निजी क्षेत्र में बैंक जब ये थे तो इनकी जो कुशलताएं थी, जो काम करने की लगन थी कर्मचारियों में, वो प्राइवेट यानी कि निजी की दृष्टि से थी। लेकिन अब ये जो आपकी जो कह सकते हैं आपकी कार्यकुशलता में कमी है, वो कमी यहाँ पर देखने को मिली, क्योंकि जब सरकारी हो जाते हैं तो काम अच्छे से नहीं करते, ऐसा आपने देखा, तो कार्यकुशलता में भी कमी मिली। राजनीतिक हस्तक्षेप होता चला गया। जब बैंक सरकारी हुए तो आप जानते हैं कि जब कोई सरकारी होती है तो वहाँ पे राजनीतिक हस्तक्षेप तो आता ही है, तो ये राजनीतिक हस्तक्षेप भी होने लगा। कीमत वृद्धि रोकने में असफल रहे, तो जो कीमत बढ़ती गई उसे रोकने में असफल रहे, उसे नहीं रोक पाए। जी हाँ, लाभ दर में कमी रही। जो लाभ जब निजी क्षेत्रों में बैंक हुआ करते थे तो तब उन्हें जो लाभ होता था, बाद में इस लाभ दर में कमी आई। भ्रष्टाचार बढ़ गया, क्योंकि उन जिन्हें आवश्यकता है उन्हें ऋण प्रदान करने लगे और कमीशन चल गए, और भी दुनिया भर की चीज़ें चल गई, आप सभी जानते हैं। ये छोटी मोटी चीज़ें जो कहीं ना कहीं एक आध जना कोई करता है, जबकि सब जगह नहीं है लेकिन कुछ जगह है। तो भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई। जमा राशि की वृद्धि दर में कमी आई। जो जमा राशि बढ़ी उसकी वृद्धि दर में कमी आई, जो पहले थी उससे दर में कमी आई है। बैंक कर्मचारियों में असंतोष मिला। बैंक कर्मचारी खुश नहीं थे, क्योंकि उस समय जब इन्हें किया गया तो निजी क्षेत्र में बैंकिंग का विकास धराधर हो रहा था और लोगों को अपने वेतन में वृद्धि मिल रही थी, सब कुछ हो रहा था, सुविधाएं मिल रही थी। लेकिन जब राष्ट्रीयकृत हुआ तो बैंक कर्मचारियों में असंतोष दिखा, खुश नहीं थे। अस्वस्थ प्रतियोगिता, तो जो कंपटीशन था, प्रतियोगिता वो अस्वस्थ थी, क्योंकि निजी क्षेत्र के जो बैंक थे उनकी कार्यकुशलता ज़्यादा अच्छी चल रही है, और आज भी आप देख सकते हैं, और जो सरकारी बैंकों की कार्यकुशलता इतनी अच्छी नहीं थी। तो ये अस्वस्थ प्रतियोगिता भी कह सकते हैं आप इसको, अस्वस्थ प्रतियोगिता भी आप इसे कह सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक आपका लीड बैंक योजना। तो जब बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया तो पूरे देश को, जी हाँ, देश में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का मुख्य उद्देश्य विभिन्न शहरों में बैंकिंग सुविधाओं का संतुलन बनाना था। यानी कि सब जगह जहां आवश्यकताएं हैं वहां बैंकों का विस्तार किया जाए, उन्हें सुविधा प्रदान की जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जगह जगह इस योजना का विस्तार किया गया। इस योजना के अंतर्गत देश के सभी जिलों को, जितने भी जिले हैं देश में, लगभग 400-500 जिले हैं, 17 बैंकों में बांट दिया गया। और प्रत्येक बैंक को ये जो, जी हाँ, जो प्रत्येक बैंक को ये जिम्मेदारी दी गई कि उनके ज़िले में जो भी बैंक आते हैं, जी हाँ, जो भी बैंक आते हैं उनमें बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करना उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए उनको लीड बैंक आ गए, क्योंकि उन सभी बैंकों को वो लीड करते थे। तो एक बैंक के अंतर्गत, जी हाँ, अगर मैं बात करूँ, एक बैंक के अंतर्गत काफ़ी सारे बैंक आने लगे और वो उन बैंकों पर नियंत्रण करने लगे। लगभग 20 से अधिक बैंक एक बैंक के नियंत्रण में आते थे और उन सब बैंकों पर नियंत्रण करते थे। नियंत्रण का मतलब है, नियंत्रण तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, लेकिन वो उनकी सुविधाओं का विस्तार करने के लिए नई नई योजनाओं को लाते रहे, इसलिए इसे लीड बैंक योजना कही गई। ये जो क्वेश्चन है लीड बैंक योजना, ये 2 नंबर में कभी कभी आ जाता है एग्ज़ाम में, तो लीड बैंक योजना आप जरूर याद कर लें कि बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार के लिए जब सरकार ने इस नीति को अपनाया तो ये लीड बैंक योजना कहलाई। तो धन्यवाद सभी का, आप सबको इस पूरे अध्याय को समझने के लिए। अगर आपकी कोई भी प्रश्न हो तो आप अपना प्रश्न वगैरह सब पूछ सकते हैं, और सभी बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको अच्छे से समझ लीजिए और कैसे भी करके आप इन्हें, जो इतनी आवश्यकता हो, उन्हें आप नोट भी कर सकते हैं।